हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएस कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे डीपीएसपी, जिसको हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसका फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको हिंदी में कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक माना जाता है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसको ऐसा पढ़ेंगे कि ये लंबे देर तक याद रहे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, इसको शॉर्टकट में कई लोग डीपीएसपी भी कहते हैं, लेकिन अगर इसको फुल फॉर्म में कहें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उसका वर्णन किस भाग में किया गया है और किस अनुच्छेद में किया गया है, तो डीपीएसपी का जो वर्णन है वो भाग मतलब पार्ट 4 में किया गया है, और अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 36 से लेकर के 51 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि ज्यादातर आपसे यही पूछेगा कि जो डीपीएसपी है उसका वर्णन किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक किया गया है। तो अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक डीपीएसपी का वर्णन है, और भाग 4 में इसका वर्णन है। जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वो आयरलैंड से लिया गया है। जो डीपीएसपी है वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। अगर मैं बात करूं डीपीएसपी की, तो इसके पहले हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ चुके हैं। जो मौलिक अधिकार है और जो डीपीएसपी है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वो दोनों में बहुत ही बड़ा अंतर है। जो डीपीएसपी है वो मौलिक अधिकार के समान नहीं है, क्योंकि जो मौलिक अधिकार था, अगर मान लीजिए आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती कर रहा है, तो आपको मौलिक अधिकार के द्वारा आपको ये अधिकार प्राप्त है कि आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर आप रिट दायर कर सकते हैं। लेकिन जो डीपीएसपी है, इसके द्वारा आप रिट जारी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो डीपीएसपी को बताया गया है, इसको मौलिक अधिकार के समान नहीं बताया गया है। इसी तरह से अगर ये जो डीपीएसपी है, ये न्यायालय में परिवर्तनीय भी नहीं है, मतलब इसको बदला भी नहीं जा सकता है, और इसको क्या किया जा सकता है? चुनौती भी नहीं दिया जा सकता है। मौलिक अधिकार को चुनौती दिया जा सकता है, लेकिन डीपीएसपी को चुनौती नहीं दिया जा सकता है। तो ये तो हो गई उसके बारे में इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं जो डीपीएसपी का उद्देश्य है। डीपीएसपी का जो उद्देश्य है वो 2 उद्देश्य है। जो पहला इसका उद्देश्य है वो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना मतलब लोगों के कल्याण के लिए क्या किया गया है? राज्य की स्थापना किया गया है। और जो दूसरा है वो आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इस तरह से डीपीएसपी के 2 उद्देश्य बताए गए हैं। अब जो डीपीएसपी है, इसमें 3 प्रकार के अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। इसमें कितने प्रकार के अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है? 3 प्रकार के। जैसे पहला जो है वो गांधीवादी विचारधारा है। पहला जो है वो क्या है? गांधीवादी विचारधारा। जो दूसरा है वो है समाजवादी विचारधारा। गांधीवादी विचारधारा मतलब गांधी के द्वारा जो विचार दिया गया है उसको क्या कहेंगे? गांधीवादी विचारधारा। जो समाज के द्वारा विचार दिया गया है उसको क्या कहेंगे? समाजवादी विचारधारा। और उदारवादी विचारधारा, जो उदारियों के द्वारा, कई लोग बहुत ही उदार होते हैं, तो उनके द्वारा दिए गए विचार को क्या कहते हैं? उदारवादी विचारधारा। अब अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो डीपीएसपी है उसका वर्णन अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 में किया गया है। तो हम लोग 36 से लेकर के 51 के बारे में अभी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 36 की। तो जो अनुच्छेद 36 है उसमें क्या बताया गया है, राज्य की परिभाषा बताया गया है। मतलब अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि राज्य की परिभाषा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो उसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 36 में किया गया है। जो अनुच्छेद 37 है वो क्या बताया गया, उसमें जो डीपीएसपी है वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। जो डीपीएसपी है वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अब देखिए इसको एक साथ पढ़िएगा, जैसे अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 37 को। जो अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 37 है, तो 36 जो है वो राज्य की परिभाषा बताता है और जो अनुच्छेद 37 है वो क्या बताता है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अब इसके बाद अगर अनुच्छेद 38 को देखेंगे तो अनुच्छेद 38 में हम लोग देखेंगे क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 तरह के न्याय की स्थापना किया गया है। 3 तरह के न्याय की क्या किया गया है, स्थापना। कौन कौन से न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और एक है राजनीतिक न्याय। तो 3 प्रकार की जो स्थापना का वर्णन है वो किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 38 में किया गया है। अब अनुच्छेद जो 39 है, तो अनुच्छेद जो 39 है उसमें क्या बताया गया है, संसाधनों का उचित वितरण। अब संसाधनों का उचित वितरण मतलब चाहे कोई भी चीज हो, जो भी चीज हो, वो सभी लोगों में समान वितरण किया जाना चाहिए, समान रूप से बांटा जाना चाहिए। ये नहीं कि अमीर वालों को ज्यादा और गरीब वालों को कम देना चाहिए, तो ऐसा नहीं करना है। संसाधनों का उचित वितरण होना चाहिए और समान कार्य, सबको समान रूप से कार्य मिले। ये नहीं कि किसी को ज्यादा किसी को कम मिले। और समान वेतन मतलब समान पैसा मिले, समान सैलरी मिले, तो सबको समान वेतन भी मिलना चाहिए। तो इसका जो वर्णन है, संसाधनों का वितरण, संसाधनों का उचित वितरण, समान कार्य और समान वेतन, इन तीनों का वर्णन किसमें किया गया है, अनुच्छेद 39 मतलब अनुच्छेद 39 में किया गया है। अनुच्छेद 39 को अगर हम देखें तो समान अवसर के आधार पर न्याय देना, समान अवसर के आधार पर न्याय देना। ये देखिए जो 39 को है, इसको संविधान में कब जोड़ा गया, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। तो देखिए इन तीनों को आप लोग एक साथ करके पढ़ सकते हैं, इन तीनों को आप लोग एक साथ पढ़ सकते हैं। जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना, अनुच्छेद 39 में संसाधनों का उचित वितरण, समान वेतन, समान कार्य, और अनुच्छेद 39 को जो है उसमें क्या क्या है, समान अवसर के आधार पर न्याय देना। अब अनुच्छेद 40 को आप लोग अकेले पढ़िएगा। देखिए कैसे इसको याद रखेंगे। जो अनुच्छेद 40 है इसमें बताया गया है ग्राम पंचायतों का प्रावधान, ग्राम पंचायतों का प्रावधान। इसे भी ये शुरुआत में नहीं था, इसे कब जोड़ा गया, इसे 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। जो ग्राम पंचायतों का प्रावधान है उसको कब जोड़ा गया, 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। अब देखिए इन तीनों को आप लोग एक साथ पढ़िएगा। जैसे देखिए अनुच्छेद जो 41 है, अनुच्छेद 41 है कुछ विशेष दशाओं में काम पाने का अधिकार, कुछ विशेष दशाओं में काम पाने का अधिकार। अब कुछ विशेष दशाओं में काम पाने का अधिकार मतलब जैसे मान लीजिए किसी को बीमारी हो गई, चाहे किसी का एक्सीडेंट हो गया, इन सभी दशाओं में आपको क्या अधिकार है, ये अधिकार है कि आप काम पा सकते हैं। तो कुछ विशेष दशाओं में काम पाने का अधिकार का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 41 के अंदर किया गया है। जो अनुच्छेद 42 है उसमें कार्य न्यायसंगत और मानवीय दशा, जो कार्य होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए और मानव के दशाओं के अनुसार कार्य देना चाहिए किसी को भी। तो अनुच्छेद 42 में कार्य न्याय संगत और मानवीय दशा का वर्णन किया गया है। जो अनुच्छेद 43 है उसमें
निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग का वर्णन है। निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग का वर्णन है। अब इसको आप लोग अकेले पढ़िएगा। जैसे देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो अनुच्छेद 44 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 44 जैसे आप लोग देखेंगे अनुच्छेद 44 में किसका वर्णन किया गया है? समान नागरिक संहिता। इसको क्या कहते हैं? यूसीसी कहते हैं, समान नागरिक संहिता। देखिए इसको आसानी से याद करने के लिए आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? जैसे आप देखेंगे 4 दोनों समान है। 4 यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। 44 है, 44 है, तो आप देख रहे हैं 4 है, इसका मतलब समान है। तो समान से याद रखिएगा कि समान नागरिक संहिता। तो समान नागरिक संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 44 में किया गया है। तो इस तरह से अभी आपका 36 से लेकर के 44 तक के अनुच्छेदों का मैं वर्णन कराई हूँ यहाँ पे। अब इसके आगे मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।